हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ राइट्स का डॉक्यूमेंट है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक गाइड बुक है। जहाँ फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स के फ्रीडम को इंश्योर करता है, वहीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वह इंडियन सिटीजन्स को अपने नेशन के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उनके बारे में बात करता है। अगर आर्टिकल की बात करें तो ये जो है आर्टिकल 51A में देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं 51A जोड़ा गया है, मीन्स इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। और ये जो है पार्ट 4A में जो है ऐड किया गया। तो बोल सकते हैं कि ये ओरिजिनली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं था, लेकिन इसे बाद में जोड़ा गया। और अगर बात करें तो ये जो टाइम था ये था 1976 का टाइम। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में लाया गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 1975 से 77 वाला जो टाइम था वो नेशनल इमरजेंसी का टाइम था। चूँकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में हमारे फंडामेंटल राइट्स काफ़ी सारे कर्टेल हो गए थे, तो उस टाइम जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उन पे काफ़ी जोर दिया गया था। तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही सिर्फ सिटीजन्स को ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट्स पे ही फोकस किया जाए। अगर किन्हीं को अगर राइट्स मिल रहा है तो इसके साथ ही उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होना चाहिए। और महात्मा गांधी का एक कथन भी है कि वी मस्ट फोकस ऑन ड्यूटीज़ एंड राइट वुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। मतलब ड्यूटीज़ और राइट्स जो है वो साथ साथ चलती हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ एंड राइट्स। तो राइट्स तो हमने फंडामेंटल राइट जब पढ़ा तो उसमें देख लिया, ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच हमने देखा। वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सिर्फ इसमें एक आर्टिकल है 51 का ए, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलता है। लेकिन इसमें और ढेर सारे सब आर्टिकल्स हैं, ढेर सारे नहीं, टोटल 11 सब आर्टिकल्स हैं। जब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो टाइम था नेशनल इमरजेंसी का टाइम, तो यहाँ पे जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बात किया गया तो 1976 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था तो इसमें स्वर्ण सिंह का एक नाम आता है, स्वर्ण सिंह कमेटी। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया जाना चाहिए। तो इन्होंने जो मतलब रिकमेंड किया वो टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में रिकमेंडेशन दिया। लेकिन बाद में हमारा जो संविधान था, या संविधान नहीं, पार्लियामेंट बोल सकते हैं, उसने 2 और ड्यूटीज़ के बारे में और जोड़ा, तो टोटल 10 ड्यूटीज़। मतलब जो 1976 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके द्वारा टोटल 10 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। यहाँ पे देख सकते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा सिर्फ 8 सजेस्ट किया गया था, लेकिन फिर पार्लियामेंट ने 2 और एक्स्ट्रा जोड़ के उस समय टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा, ठीक है। लेकिन बाद में जो है एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो उसके द्वारा एक और ड्यूटी जोड़ दिया गया। तो टोटल अभी हमारे जो संविधान में टोटल 11 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और इन्हें सब आर्टिकल में रखा गया है। जैसे हमने पढ़ा कि 51A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और सब आर्टिकल को कैसे लिखते हैं, स्मॉल ए से। तो यहाँ 11 है, तो अगर नंबरिंग वाइज जाएंगे तो देख सकते हैं ए से लेकर आई तक, ठीक है। अब एक एक करके सारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें हम देखेंगे। हाँ, एक पॉइंट इसमें और भी है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये USSR का एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इसे याद रखना है। तो चलिए एक एक करके सारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उन्हें देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इमेज है इसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। तो जो आर्टिकल 51A है वो बात करता है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडिया। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आइडियाज़ हैं या जो भी उनका बोल सकते हैं आइडिया है, या फिर उनका जो भी बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें बताया गया है कि इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हमारे संविधान में जो इंस्टीट्यूशन की बात किया गया है, या फिर नेशनल फ्लैग का बात किया गया है, या नेशनल एंथम का बात किया गया है, तो इन सब
को जो मतलब रिस्पेक्ट देने के बारे में आर्टिकल 51 जो है 51 का ए जो है इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका एग्जांपल अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि नेशनल एंथम के टाइम में हम लोग सब खड़े हो जाते हैं। तो ये जो है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ये बताता है, और उसका ये वाला आर्टिकल जो है इसके बारे में बात करता है। इसलिए हम जो है हमारे नेशनल एंथम के टाइम में खड़े हो जाते हैं। तो ये हो गया 51 का ए। फिर अगला जो है वो है 51 ए का बी। ठीक है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा गया है चेरिश एंड फ्लो द आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये बेसिकली बताता है कि जो हमने जो फ्रीडम जो हासिल किया था इतने स्ट्रगल के बाद, उनका जो आइडियाज़ है या फिर उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं या उनको फॉलो करना और उनको उनका रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो अगर इसके एग्जांपल देखें तो ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर है, नेहरू बेसिंग। मतलब हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि नेहरू का जो है काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो पॉलिटिकली लेकिन इसको अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें या फिर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हिसाब से देखें तो ये जो है ये आर्टिकल बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये नेशनल चूँकि स्ट्रगल से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि ये चीज़ हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये है 51 ए का बी। फिर आगे देखें तो सी में जाएंगे तो सी बताता है कि अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी का बात किया गया है। तो अगर इसको एग्जांपल वाइज देखें तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो हम जो है सब एक साथ यूनाइट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो है किस कारण से, क्योंकि ये हमारे ड्यूटी को इंश्योर किया गया है कि ये हमारा ड्यूटी है कि क्योंकि आवर कंट्री फर्स्ट। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए ये सब ज़रूरी है। या फिर बोल सकते हैं कि कभी कोई भी अगर एनिमी कंट्री जो है हम पे अगर अटैक कर दे तो हम सारे एक यूनाइट हो जाते हैं। तो ये जो है वो 51 ए का सी में ये बात किया गया है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 51 ए का डी। ठीक है, तो ये जो है ये बोलता है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। मतलब ये जो है बात कर रहा है, यहाँ पे वर्ड पकड़ना है, उतना सेंटेंस भी नहीं जाना है। यहाँ पे नेशनल सर्विस का बात किया गया है कि जब भी हमें देश को ज़रूरत होगा नेशनल सर्विस का, उस टाइम जो है वहाँ हमें अपने कंट्री के लिए खड़े रहना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि वॉर के टाइम में या फिर फ्लड्स, जैसे अभी पंजाब में फ्लड्स आया हुआ है तो वहाँ पे लोग जो है वो वॉलेंट्री सर्विस देते हैं, या फिर कहीं अर्थक्वेक आ जाता है या नेशनल इमरजेंसी किसी भी तरह का आ जाता है तो लोग वॉलेंट्री जो है वहाँ पे अपना योगदान देते हैं। या फिर आपने सुना होगा ब्लड डोनेशन, तो ब्लड को लोग डोनेट करते हैं। ठीक है, और ये वॉलेंट्री डोनेशन होता है। तो यहाँ पे नेशनल सर्विस का बात किया गया है। यहाँ ये जो सारा हम देख रहे हैं ये कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फोर्सेबल है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, बस एक मॉरल गाइडलाइंस को डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन हाँ इनको इन्फोर्स करने के लिए, किसी किसी चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए कुछ लॉ भी फ्रेम किए गए हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ जो है से रिलेटेड कुछ लॉ बनाया गया है, तो वो लॉ को फॉलो करना है। लेकिन यहाँ जितना भी बात किया गया है ये सारा जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, उनको इन्फोर्सेबल बनाने के लिए कुछ लॉ जो है बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ई में देखते हैं प्रमोट हारमोनी, ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसको अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देख सकते हैं हारमोनी का बात किया गया है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, उनके बीच ब्रदरहुड और हारमोनी के बारे में मतलब बना के रखने के बारे में बात किया गया है। या फिर ऐसा देख सकते हैं कि वुमेन का जो एजुकेशन जो है वो वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करने का बात किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे ड्यूटी है, हमारा एक ड्यूटी है। तो 51 ए का ई जो है ये ड्यूटीज़ को हमें बताता है। ठीक है, फिर अगला जो ड्यूटी है 51 ए का एफ़, ये जो है इसे यहाँ पे देख सकते हैं एफ़, ये जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, इनको प्रोटेक्ट करने का बात हमेशा किया जाता है। तो सॉरी एफ़ छूट गया ना, ये तो जी था, एफ़ ये है 51 ए का एफ़ जो है वो बताता है कि जो हमारा जो हेरिटेज साइट्स है उनको कंजर्व करने का बात किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, जैसे कि हम्पी है, हम्पी
फिर कोणार्क का सन टेम्पल है, ताजमहल है, ये सारे जो है वो वर्ल्ड लेवल के बहुत ही फेमस मोनूमेंट्स हैं। साथ ही ऐसा भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे क्लासिकल डांसेस हैं, क्लासिकल डांस है, म्यूज़िक है, ठीक है, या कल्चरल डाइवर्सिटी है, उनको प्रिजर्व करने का बात किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो इस आर्टिकल के थ्रू जो है वो इंश्योर किया गया है। फिर अगला जो है वो 51A का जी, इसमें ये जो आर्टिकल है ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी है उनको जो है प्रोटेक्ट करने का बात करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल में देखें तो जैसे कि कोई भी लिविंग क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर के प्रति जो है दया का भाव रखना, तो ये सारा जो है वो इसी में बोला गया है, ठीक है, 51A का जी। या फिर देख सकते हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो उसको जो है सही ढंग से टैकल करने की बात करता है 51A का जी। फिर अगला जो है वो बताता है डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म। साइंटिफिक टेम्पर की अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर में जो है जैसे देख सकते हैं कि जैसे कोई भी सुपरस्टिशन है, ठीक है, उससे दूर रहने के लिए हमारे जो भी जनरेशन है तो उनको इस चीज़ के बारे में हमेशा सिखाया जाता है कि सुपरस्टिशन जो है उससे दूर रहना है, या फिर जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं उनको ज़्यादा, उन पे ज़्यादा मतलब जोर देना है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली प्रूवन है, ठीक है। या फिर अगर कोई बच्चा है, अगर कोई वैसा क्वेश्चन कर रहा है तो उसको इनकरेज करना है, तो ये क्या है, एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के बारे में बात करता है। तो ये भी जो है हमारे ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, ठीक है। फिर अगला जो है वो है 51A का आई। तो इससे देख सकते हैं यहाँ पे जो है बात किया गया है कि हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचा के रखना है। जैसे कि पार्क्स हो गया, बसेस है, ट्रेन्स है, बहुत टाइम हम सुनते हैं कि लोग जो है ट्रेन को जला दिए, या फिर कोई जगह है पब्लिक प्लेस उसको गंदा कर रहे हैं, तो उसे क्लीन रखना या उसे सेफ़ रखना वो हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जो है वो है 51A का जे नंबर, मतलब 10 नंबर तक हम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बोलता है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, ये एक्सीलेंस का बात करता है। तो एक्सीलेंस में इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि कभी भी जैसे कोई अगर हमारे जो एथलीट्स हैं वो अगर कहीं बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं तो मेडल्स लाना, ये मतलब उनको इस चीज़ के लिए इनकरेज करना, तो ये क्या है, एक तरह से एक्सीलेंस है। तो इस तरफ जो है उनको इनकरेज करना, ये क्या करता है, हमारे कंट्री को ग्लोरीफाई करता है एक तरह से। या फिर कोई भी अगर कुछ भी कोई भी काम हो रहा है तो उसमें एक्सीलेंस के लिए हमेशा इनकरेज करते रहना चाहिए, ठीक है। फिर जो लास्ट जो है वो है 51A का के नंबर। तो के जो है ये है 11वां नंबर का। तो ओरिजिनली जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मतलब ओरिजिनली तो ऐसे नहीं था कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही लाया गया, लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 के द्वारा टोटल 10 लाया गया था, लेकिन फिर 46वां संशोधन किया गया 2002 में, और टोटल फिर 11 बना दिया गया। वो जो 11वां नंबर का था वो यही था। इसमें क्या हुआ कि ये जो है इससे जोड़ा गया, तो इसमें बात किया गया है कि पेरेंट्स की ड्यूटी को एक तरह से बोल सकते हैं, उन्हें एक ड्यूटी दिया गया कि 6 से 14 साल का जो कोई भी बच्चा है उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले एजुकेशन के लिए, ठीक है। ऐसे तो अगर हम देखें तो बच्चों के एजुकेशन के लिए दो जो है आर्टिकल्स देखने को मिलता है। एक तो हमारा ये इसमें देख रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और एक जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था तो 21 के ए में देखा था कि राइट टू एजुकेशन जोड़ दिया गया था। तो हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर ये तो फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया, फिर इसमें क्यों जोड़ दिया गया। तो इस कारण से इसे जोड़ा गया कि ये जो है ये जब राइट की बात करते हैं तो ये तो स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करता है, लेकिन जब ड्यूटीज़ में जाएंगे तो ये हमारे या पेरेंट्स के जो है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशन को शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए, मतलब सिर्फ ये किसी भी स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टेट के साथ साथ पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। तो इसे इंश्योर करने के लिए ये आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक है। तो आज हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
थैंक यू।